बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और हमारे पास आज जो टॉपिक हैं वो हैं जी, सबसे पहले हम बात करेंगे यूएस और यूक्रेन जो है उस उन्होंने जो मिनरल डील साइन की है उसकी बात करेंगे, उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स को देखेंगे कि आपने देखा कि भाई किस तरह से जो है पहले इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है, लास्ट मंथ के अंदर यानी फेब के अंदर आपने देखा कि किस तरह से ज़ेलेंस्की साहब जो है वो जलील होके वापस आए अमेरिका से और उन्होंने कहा कि अब कोई डील नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है दोबारा से हमने देखा कि डील जो है वो फाइनलाइज हो गई है। ठीक है, तो इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और क्या डील के अंदर बातचीत की गई है, ये हमारा मेजर टॉपिक है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री स्ट्रेंथ और इसका कंपैरिजन हम चेक करेंगे। ठीक है, छोटी सी रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि भाई दोनों ममालिक की क्या जो है वो मिलिट्री स्ट्रेंथ है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि भाई एक जो रिपोर्ट आई है फ्रीडम नेटवर्क की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया है वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जो है वो महसूस कर रहा है। तो अब यहाँ पे मैं क्लब कर रहा हूँ और क्लब करना स्टार्ट किया करंट अफेयर्स को जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये हरगिज जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हैं जो वैसे ही गपशप के लिए वो नहीं है, बल्कि ये एग्जाम के हवाले से जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर इंडिया पाकिस्तान के जो हालात बने हुए हैं उस लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए। और जो रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं जैसे मीडिया फोर्थ पिलर है, तो उसके ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आई है आपसे पूछा जाता है तो आप उसे कोट कर सकें। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम रिलेटेड जो है वो है, जो चाहे सीएसएस के अंदर आप जो है वो करंट अफेयर्स में, एसए में, पीएमएस के अंदर, पीसीएस के अंदर या वन पेपर के अंदर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो हैं सारे के सारे। और एक जगह क्लब करने का पर्पज ये है कि आपको आसानी से जो है वो लेक्चर्स मिल जाएं और आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आपको समझ आ जाए। अब जैसे ये मई का लेक्चर फर्स्ट है तो आपको करंट अफेयर्स का लेक्चर फर्स्ट समझ आ जाए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जी, जो आपको सामने पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर बेसिकली जो है वो किसकी है जी, मिनरल साइंस जो मिनरल जो डील है वो जो साइन हुई है तो उसकी पिक्चर है। और यूएस और यूक्रेन जो है इन्होंने मिनरल सॉरी जो डील है वो साइन कर ली है। ठीक है, तो ये जो साइन कर ली है, अब इसके हवाले से आपने एक दो बातें समझनी है। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें, ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमने क्या देखा था कि फरवरी के अंदर जो है जब ट्रंप साहब ने ये कहा था कि अब हम फ्री में जो है वो किसी की भी मदद नहीं करेंगे, या खास करके यूक्रेन की तो हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो कह चुके थे कि भाई हम वॉर को खत्म करेंगे रशिया यूक्रेन के अंदर, और ये मेरे आने के बाद 24 घंटे के अंदर वॉर खत्म हो जाएगी। सो वॉर तो खत्म नहीं हो सकी, ना एक वॉर खत्म हुई ना दूसरी वॉर गजा इसराइल की, कोई वॉर भी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो उनके अंदर उनकी इंटेंसिटी जो है, शिद्दत जो है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उसी में फिर हमने देखा कि जो ज़ेलेंस्की साहब हैं ये अमेरिका गए और वहां पे सारे मीडिया ने देखा कि किस तरह से जो है वो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भुला के दोनों जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक दूसरे के ऊपर किस तरह से इल्जामात लगाए। और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपका बोझ नहीं उठा सकते, अगर आप चाहते हैं कि आपका बोझ उठाएं तो आपको फिर अपने जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो हमें देने पड़ेंगे, ताकि हम आपका बर्डन शेयर करें आपके साथ। जिसके ऊपर ज़ेलेंस्की साहब नाराज होकर वापस आ गए, उनका भाई अब हम अमेरिका से मदद नहीं मांगेंगे। लेकिन अब फिर वहां हमने देखा कि डील हो गई। ठीक है, तो बहुत लंबी नेगोशिएशंस इसके ऊपर चली हैं, मुख्तलिफ राउंड्स चले हैं, और उन राउंड्स के बाद फाइनली जो है यूक्रेन जो है उसके जो वैल्यूएबल मिनरल्स थे, खास करके रेयर मिनरल्स जो हैं, जो 5% यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं पूरी दुनिया का, ठीक है, तो यूक्रेन इनमें बहुत ज्यादा रिच है। तो जो वैल्यूएबल रेयर मिनरल्स हैं उसकी डील जो है वो इन दोनों के बीच में हो गई है, जो कि जोड़ी गई है रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड से। ठीक है, कि भाई अब जब वॉर खत्म हो जाएगी, यहाँ पे तबाही भी होगी, जैसे गजा के अंदर तबाही है, तो दोबारा से ये यूक्रेन को बिल्ड करने में भी जो है वो हेल्प करेगी। तो दोनों चीजें क्लब हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, उसकी जो तकरीब है वो कहाँ पे हुई है, वाशिंगटन डीसी के अंदर हुई है। और उसमें लास्ट टाइम तक ये जो है श्योरिटी नहीं थी कि क्या इसको साइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। देखिए, एक बात आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आईआर के अंदर हम डिस्कस करते हैं नेशनल इंटरेस्ट क्या है, आपको ही पता होना चाहिए। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि अब होना तो ये चाहिए था कि ज़ेलेंस्की साहब जितना जितना यानी कि उनको डिसरिस्पेक्ट की गई, या जिस तरह से उनको गुस्सा आया कि भाई ट्रंप यूं मेरे मुंह के ऊपर बोला, अब तो ये बिल्कुल साइन नहीं होगी, अब तो ये हो ही नहीं सकती, फिर क्यों जो है ये साइन हो गई। इससे हमें एक चीज समझने को मिलती है कि भाई जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो कभी भी स्टेट के इंटरेस्ट नहीं हो सकते, याद रखिएगा। अब पर्सनल इंटरेस्ट ये थे ज़ेलेंस्की साहब के कि भाई उस बंदे की रिस्पेक्ट वहां खराब हुई है तो अपनी इज्जत में अना में आ जाता, ईगो में आ जाता, जो मोरालिटी शो करता। सो दो चीजें आप याद रखिएगा, ना स्टेट्स की मोरालिटी होती है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर,
अंदर स्टेट्स वो काम भी करती हैं जो मॉरली ठीक नहीं होता। क्यों ठीक नहीं होता मॉरली? क्योंकि उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना होता है, बजाय इसके कि वो इंसानों की तरह जो है वो ये देखें अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो स्टेट अच्छा काम भी करती है, बुरा काम भी करती है, क्योंकि स्टेट का अच्छा और बुरा किस में आगे एवेल्युएट होता है? वो होता है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर। तो नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी था, इसलिए उस बंदे ने अपने आप को साइड पे किया, पर्सनल इंटरेस्ट को, ठीक है, और मोरालिटी को साइड पे किया, और ये डील हो गई। तो ये याद रखिएगा, और सारे जो इंटरनेशनल सिस्टम चलते हैं ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये अब इस टाइम पे यूक्रेन गजा के हालात बने हुए हैं, तो इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो भी इसी फंड से, इन्हीं पैसों से ही जो है वो होगी, और जो पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग है उसकी एफर्ट्स भी यहाँ से की जाएंगी। अब आपको पता है कि इससे पहले फेब के अंदर काफी ज्यादा जो है नफरत हो चुकी थी, तो शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस एंड टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट की क्या है, कि क्या इसके अंदर मेजर बातें की गई हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि यूएस जो है अब वो क्या करेगा इस डील के तहत। अब रशिया को ये मैसेज दिया गया कि भाई यूएस जो है वो फुली ऑन कर रहा है इस वॉर को। ये बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है, ग्लोबल इंपैक्ट जो है वो इसका बहुत ज्यादा रहेगा, याद रखिएगा। उसका रीजन ये है कि जब यूएस जो है, इसका मतलब पहले भी इन्वॉल्व था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन एक होप पैदा हुई थी अमन की, कि यार शायद जो है ट्रंप साहब आए तो दुनिया के अंदर कुछ पीस, कुछ अमन देखने को मिले। लेकिन अब जब ये डील हो गई है, इसका मतलब ये है कि अब ट्रंप को पैसे मिलेंगे इसके बदले में, यानी अमेरिका को फायदा होगा। तो अब ट्रंप साहब इस वॉर को मजीद आगे लेके जाएंगे, और ये मजीद आगे जाएगी। तो इसका एक मैसेज देने की कोशिश की गई रशिया को कि भाई हम जो है वो फ्री और सॉवरन और प्रॉस्पेरियस यूक्रेन के साथ है, ठीक है। यानी हम चाहते हैं कि यूक्रेन सॉवरन भी हो, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये फ्री भी हो या आजाद भी हो, तो हम आपको कम से कम कामयाब नहीं होने देंगे यहाँ पे आपकी वॉर के अंदर। ये याद रखिएगा, जो आज से 1 महीना या 10 दिन पहले ये चीजें डिफरेंट थी, ये लग रहा था कि शायद ये वॉर खत्म हो जाए और रशिया की टर्म्स के ऊपर खत्म हो, लेकिन क्योंकि अब जब अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो वो 10 साल भी आगे फंड करता रहे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसे मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है सबसे पहली बात तो ये की गई है कि यूएस जो है वो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलिट्री असिस्टेंस की शक्ल में इस वॉर के अंदर, यानी वो इन्वॉल्व हो गया। दूसरा, यूक्रेन क्या करेगा, 50% जो है वो रेवेन्यू इनका यूक्रेन को मिलेगा, और 50% जो है वो अमेरिका को मिलेगा, यानी शेयर जो है वो इक्वल होगा, निकलेगा वहां से, निकालेंगे अमेरिकन कंपनीज, और उसका शेयर जो है वो आधा हिस्सा यूक्रेन को दे दिया जाएगा, बाकी जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन रखी गई है कि भाई जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी इस हवाले से, वो कम से कम 10 साल तक यूक्रेन से बाहर उनका प्रॉफिट नहीं जा सकता। यानी आपने उस प्रॉफिट को 10 साल तक यूक्रेन के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, ताकि उसकी बहाली हो और वहां की बेटरमेंट हो। इसके ऊपर गो के लग रहा था शायद ट्रंप साहब ना माने, लेकिन वो इस बात के ऊपर भी मान गए हैं कि ठीक है भाई, आप ये कह रहे हैं 10 साल तक, तो हम मान लेते हैं। और नेक्स्ट क्या था, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर होगी इनको लेके कि भाई किन कंट्रीज ने यहाँ पे काम करना है, किसने नहीं करना, तो ये जो है वो इक्वल पावर शेयर करेंगे। और लास्ट पे क्या है कि भाई ये जो डील है बेसिकली ये इससे पहले जितनी भी तबाही हो चुकी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, यानी पास्ट कंट्रीब्यूशन में नहीं होगी, बल्कि जो फ्यूचर में जो यूएस एड है उसके अंदर ये चीज शामिल होगी, ठीक है। तो ये जो है इसके मेजर पॉइंट्स हैं इस डील के अकॉर्डिंगली, इस तरह से चीजें होंगी। और लास्ट में क्या है जी, यूक्रेनियन कंट्रोल, अगर हम बात करें इसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैसे मेंटेन करेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखिएगा, यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मिनरल का 5% है। यानी पूरी दुनिया का अगर 100% शेयर है, तो उस 100% में से 5% शेयर सिर्फ एक कंट्री का है, और यूक्रेन का है। अगर अमेरिका ने ये डील जो है वो करवाई है या की है या प्रेशराइज किया है यूक्रेन को, तो उसके पीछे पर्पस है। उसे ये पता है कि आने वाले टाइम के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो गोल्ड से भी ज्यादा कीमती हैं अब भी, और आने वाले टाइम के अंदर मजीद होंगे, क्योंकि जितनी एआई है, जितने स्मार्ट कंप्यूटर्स हैं, या जितनी भी स्मार्ट चीजें, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें हैं, उनके अंदर यही रेयर अर्थ मिनरल्स यूज होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इस हवाले से समझिए कि आने वाले टाइम पे चाइना और यूएस जो है इसकी ट्रेड वॉर चलती रहेगी। तो अमेरिका को ये पता है कि अभी 90% जो है वो ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना से आ रहे हैं। तो इसका मतलब जब वो चाइना के साथ ट्रेड वॉर करेगा, तो उसे इसकी रिप्लेसमेंट पहले ढूंढनी है, ताकि वो चाइना को टफ टाइम दे सके। इसलिए उसने क्या किया कि यहाँ पे डील साइन कर ली कि भाई अब इसका क्या होगा कि चाइना से हमारा फोकस कम होगा और हम वो यूक्रेन से हासिल करेंगे। सो ये चाइना के लिए भी बुरा है कि उसकी जो ऊपर लाइबिलिटी थी वो कम हो जाएगी, ठीक है, और अमेरिका ज्यादा एग्रेसिव होकर चाइना के अगेंस्ट में सामने आएगा, क्योंकि अब उसको कहीं और से वही चीजें मिल रही होंगी जो चाइना दे रहा था, ठीक है, ये याद रखिएगा। आने वाले दिनों के अंदर हम क्या देखेंगे, यूएस और चाइना की जो इंटेंसिटी है टैरिफ वॉर की या ट्रेड वॉर की, ये एक्सट्रीम होगी, और इसी तरह से ब्लॉक पॉलिटिक्स मजीद आगे बढ़ेगी, और दुनिया के अंदर डिवीजन हमें ज्यादा नजर आएगी। पहली बात तो ये है,
ठीक है। तो ये क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स जो है ये हर चीज के अंदर, अब मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मिलिट्री हार्डवेयर है, हर चीज के अंदर तकरीबन अब ये इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से 5% जो है वो किसके पास है जी, इनके पास है। तो ये बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। इसके अलावा यहाँ पे यूक्रेन के अंदर जो है वो 34 रेयर अर्थ मिनरल्स में से 22 मौजूद हैं, यानी 34 टोटल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसमें से 22 जो हैं आधे से ज्यादा यूक्रेन के पास मौजूद है। तो अमेरिका इससे भरपूर तरीके से फायदा उठाएगा, ठीक है, और भरपूर जो है वो इसका इस्तेमाल करेगा, आप ये कह लेंगे। उसके बदले में जाहिर बात है देगा। इसके बदले में क्या होगा जी, इसके बदले में जो यूक्रेन है उसको क्या मिलेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वहां पे सेट किया जाएगा, उसके नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे, और उसके बदले में जो है उसको फंडिंग की जाएगी, उसकी मिलिट्री की मदद की जाएगी कि भाई 10 साल वॉर चलती है, 20 साल चलती है, चलाओ, हमें हमारा शेयर मिलता रहेगा, ठीक है, आपको इसके बदले में पैसे मिलते रहेंगे, दैट्स इट, बात खत्म। आप जितना लंबी वॉर चलाना चाहते हो चलाओ। लेकिन ये दुनिया के लिए जाहिर बात है एक थ्रेट है। दुनिया के लिए क्यों थ्रेट है अगर हम बात करें, इसलिए थ्रेट है कि इससे जो वॉर्स हो रही हैं उनके खत्म होने की चांसेस मिनिमम हो रहे हैं, और दुनिया में अनार्की मजीद आगे बढ़ेगी। एक तो ग्लोबली जो है हम देखेंगे यूएस चाइना के रिलेशंस खराब होंगे इस चीज को लेके, ठीक है, और ज्यादा हमें तकसीम और अनार्की नजर आएगी। और दूसरा, ये वॉर जो खत्म होने के चांसेस लग रहे थे अब वो मजीद एक्सटेंड होगी, और अगले 2 साल चले, 10 साल चले, 20 साल चले, ये वॉर चलती रहेगी। और ये थ्रेट भी रहेगा कि ये आज नहीं तो कल जो है वो यूरोप तक पहुंचेगी, और यूरोप को भी अपनी लपेट के अंदर लेगी, क्योंकि अमेरिका तो एंजॉय कर रहा होगा लेकिन यूरोप जो है वो उसकी जद में आएगा। लेकिन यूरोप को ये भी पता है कि अगर रशिया जीत जाता है तब भी थ्रेट है, समझ गया ना, क्योंकि फिर रशिया ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो तब भी ये थ्रेट रहेगा। तो हमें ये नजर आ रहा है कि भाई फिलहाल यूरोप के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट अगले कुछ सालों के अंदर देखने को मिल रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी है तो यूरोप में भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है वो अर्थ मिनरल्स की डील है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सेकंड टॉपिक के ऊपर, हुआ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मिलिट्री स्ट्रेंथ कंपेयर्ड अमिड टेंशंस। ठीक है, जो टेंशन चल रही हैं इसके बीच में आप देख रहे हैं कि भाई जो इंडियन न्यूज चैनल्स हैं वो भी ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह से इंटरनेशनल कुछ जो है रिपोर्ट्स हैं वो शेयर कर रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स भी शेयर कर रहे हैं कि भाई किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की मिलिट्री के पास ज्यादा स्ट्रेंथ है या इंडिया की मिलिट्री के पास। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपली अगर हम पर्सनल स्ट्रेंथ देखें कि लोग कितने हैं तो उस हवाले से अगर हम देखते हैं तो उसमें अब एक रिपोर्ट जो है वो आखिर में आपसे शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे अगर ओवरऑल हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो ज्यादा है ताकत के अंदर, जो रिपोर्ट बता रही है, ठीक है, इंडिया जो है ताकत में ज्यादा है, और ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सन जो मौजूद हैं, ठीक है जी, यानी तकरीबन आप ये कह लें कि 14 लाख के करीब जो है वो इनकी इस टाइम पे फौज मौजूद है, 1.4 मिलियन करीब जो एक्टिव हैं। उसमें से अगर हम देखते हैं तो 12,37,000 जो है वो आर्मी के हैं, हमारी टोटल जो है वो 7 लाख है, तो यहाँ पे 12,37,000 जो है वो आर्मी के हैं इंडिया के अंदर, 75,500 जो है वो नेवी के हैं, और 1,49,900 जो है वो एयरफोर्स के हैं, और 13,500 जो है ये कोस्ट गार्ड है। तो ये इंडिया की जो है टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल फौज की, जिसमें हम देख रहे हैं कि भाई सिर्फ 12,37,000 आर्मी है, ठीक है, तो बाकी जो है वो कम कम है। वहीं पे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं इसके मुकाबले में, तो इसके मुकाबले हम देखते हैं पाकिस्तान की टोटल स्ट्रेंथ 7 लाख है, वहां पे 14 है, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो हमसे डबल है, साइज में भी डबल है, आबादी में पहले नंबर पे है वो दुनिया पूरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लाख हमारी टोटल है, जिसमें से 5,60,000 जो है वो हमारी आर्मी है, ठीक है, और 70,000 हमारी एयरफोर्स है, और 30,000 जो है वो हमारी नेवी है, अगर इस हिसाब से देखें, ठीक है, सबसे पहले पर्सन के हिसाब से। और अगर हम असलहे वगैरह के हिसाब से देखें, उस हिसाब से देखें तो ग्राउंड फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया जो है अगर लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की बात करें तो वो पाकिस्तान के ऊपर ओवरवेट है, उसकी ताकत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें फील्ड के अंदर 3740 जो है वो बैटल टैंक्स हैं इंडिया के पास, जबकि हमारे पास 2537 हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये ज्यादा है। अगर आर्टिलरी की बात करें कि कितनी मुख्तलिफ तरह का असला या कितने मुख्तलिफ तरह के हथियार हैं, तो वो हम देखते हैं तो 9,743 जो हैं वो इंडिया के पास हैं, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 4,619 जो है वो पाकिस्तान के पास हैं। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें एयरफोर्स के हवाले से, ठीक है, तो एयरफोर्स की पावर की बात करते हैं तो 730 जो है वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के पास, ठीक है, और पाकिस्तान के पास 452 है। तो यहाँ पे भी काफी ज्यादा उनकी पावर जो है वो ज्यादा है अगर हम कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी नेवल कैपेबिलिटीज की, तो यहाँ पे भी इंडिया जो है वो काफी आगे है, जिसके अंदर 16 सबमरीन्स हैं इंडिया के पास, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं इंडिया के पास, 16 फ्रेगेट्स हैं इंडिया के पास, और 2 जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं
ठीक है, जो समंदर के अंदर होते हैं, तो ये नेवी की इनकी पावर है। तो ये ब्रॉडर रेंज जो है वो इंडिया के पास मौजूद है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 8 सबमरीन्स है, उनके पास 16, हमारे पास 8, यानी आधी इसका मतलब। हमारे पास 10 फ्रिगेट्स हैं, ठीक है, उनके पास 16 हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कोई नहीं है, डिस्ट्रॉयर भी नहीं है, तो यहाँ पे अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। अब ये जो है ये है सबमरीन, ठीक है जी, सबमरीन जो समंदर के अंदर भी जाके अटैक करती है। हमारी सबमरीन गाजी आपको पता है 1970 की बड़ी फेमस थी। अब यहाँ पे देखें तो ये दूसरी तरह का है, डिस्ट्रॉयर्स हैं, और अगर इसकी बात करें तो ये फ्रिगेट्स हैं। तो ये हमारे लिए तो खैर जो नेवी पर्सन नहीं है उनके लिए की जैसी चीजें हैं, लेकिन उनकी नेवी की स्ट्रेंथ भी हमसे ज्यादा है, तो हर लिहाज से उनकी पावर हमसे ज्यादा है। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि भाई मुसलमानों का जज्बा ज्यादा होता है, पावर हमेशा उनकी जो है वो 313 रही है 1000 के मुकाबले में। न्यूक्लियर आर्सनल्स की अगर हम बात करते हैं एटमी हथियारों की, ठीक है, तो एटमी हथियारों में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम डिफरेंस है, यहाँ पे हम तकरीबन जो है वो बैलेंस में जा रहे हैं। इंडिया के पास अगर हम कैपेसिटी देखते हैं तो वो है 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, ठीक है, 172, और पाकिस्तान के बाद 170 वॉरहेड्स हैं, तो सिर्फ 2 का डिफरेंस है, 2 में वो आगे है। पहले हम आगे थे, अब वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट के मुताबिक वो आगे है। तो उस लिहाज से इंडिया की जो पावर है ऑलमोस्ट जो है वो पाकिस्तान से डबल है अगर आप देखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2x है, सिवाय इसके कि जो न्यूक्लियर आर्सनल्स हैं उसमें हम तकरीबन तकरीबन बराबर जा रहे हैं। एंड में यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर जो है GFP जो है, इसके इंडेक्स की एक रिपोर्ट है जो कि हर साल इशू होती है मिलिट्री को लेके, और 2025 की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो टॉप 15 में है, ठीक है, टॉप 15 में है, यानी कि 12वें नंबर पे पाकिस्तान की जो है वो मिलिट्री मौजूद है। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि पाकिस्तान टॉप 15 के अंदर शामिल है 2025 के अकॉर्डिंगली, और जो पाकिस्तान का रैंक है वो है 12वां 145 ममालिक में से, ठीक है, तो 145 में से 12वां नंबर पाकिस्तान का है। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का कितना है जी, इंडिया का जो नंबर है अगर वो देखेंगे तो वो टॉप 5 के अंदर है। तो इंडिया टॉप 5 के अंदर है, पाकिस्तान टॉप 15 के अंदर है, ये जो है ये रैंकिंग हमें बता रही है। इसके अलावा अगर एयर फ्लीट्स की बात करें यानी एयरफोर्स के हवाले से, तो पाकिस्तान का जो रैंक है वो 7वें नंबर पे है, जबकि इंडिया का 4थे नंबर पे है, यहाँ पे भी डिफरेंस है। अगर नेवल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो रैंक है वो 27 है, ठीक है, नेवी में हम काफी ज्यादा वीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो वो 6ठे नंबर पे है, ठीक है। तो यानी कि हम अगर बात करें ग्लोबली तो 12वें पे पाकिस्तान और 5वें पे जो है वो इंडिया है, और नेवी एयरफोर्स के हवाले से देख लें आप कि हमारी किस तरह से डिवीजन है, ठीक है। बढ़ते हैं जी लास्ट टॉपिक की तरफ, वो है पाकिस्तान मीडिया फेसेस एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रीडम नेटवर्क। ये फ्रीडम नेटवर्क जो है ये पाकिस्तान का एक नेटवर्क है जो रिपोर्ट्स वगैरह देता है। तो सबसे पहले इसकी अहमियत को समझिए। देखिए अहमियत ये है कि जो मीडिया है हम ये कहते हैं कि ये 4th पिलर ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो कि पहले 3 भी काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, लेकिन ये 4th पिलर ऑफ स्टेट है। हमारे पास पहला पिलर क्या है जी, एग्जेक्टिव है मुल्क के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है जी, हमारे पास लेजिस्लेटिव है। अब ये पहला दूसरा इस तरह ऊपर नीचे नहीं है, ये इक्वली बराबर है, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या है जी, जुडिशरी है हमारे पास। और चौथे नंबर पे जो 4th पिलर है जो इन तीनों के ऊपर चेक एंड बैलेंस या नजर रखता है वो है मीडिया। सो अगर मीडिया कमजोर है तो इसका मतलब पूरी की पूरी रियासत जो है वो फेक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया इसका मतलब अगर रिपोर्टिंग ही ठीक नहीं कर रहा, बता ही नहीं रहा कहां पे ठीक है कहां पे गलत है, कौन सा इदारा कैसे काम कर रहा है, इसका मतलब हर चीज फेक दिखाई जा रही है, और जो ग्रोथ है वो फेक होगी, ठीक है, जो रिपोर्ट्स हैं वो फेक होंगी, तो हर चीज फेक होगी। लेकिन अगर एक आजाद मीडिया है जो आपके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेगा, ठीक है, तो फिर आपको समझ आएगी कि क्या हो रहा है। तो उसमें जो है ये पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, और इसको पीका एक्ट के हवाले से ये कहा गया कि भाई जो पीका एक्ट है, ठीक है, पाकिस्तान का, ये बहुत खतरनाक है। और ये क्या करता है, जो फ्री स्पीच है, ये पब्लिक इंटरेस्ट है, उसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि भाई ये रोक रहा है। फिर बताते हैं जनवरी 2025 में जब इसके अंदर अमेंडमेंट की गई, जिसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि भाई पीका के अंदर जो है इसने एम्पावर किया कि इजीली आप अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी फेक न्यूज के ऊपर, फाइन कर सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं। तो अब कोई भी ये नहीं कह सकता मेरे सोर्सेज से मुझे ये खबर मिली कि ये होने लगा है, कि भाई उनको दिल नहीं किया तो उनका पकड़ लो इसको, ठीक है। जाहिर बात है सोर्स डिस्क्लोज करने से वो सोर्स नेक्स्ट टाइम आपको न्यूज नहीं दे सकता, तो इसको पीका को कहा गया। और साथ में इसको कहा गया एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अपने वजूद का खतरा है। क्योंकि मीडिया यूं चलेगा तो मीडिया ना रहा, फिर वो एक स्टेट का सेंसर्ड मीडिया, जैसे हम रशिया के अंदर या चाइना के अंदर एक सेंसर्ड मीडिया देखते हैं जो वो दिखाता है वही है, तो उस तरह का है। तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यहाँ पे मौजूद है, इसलिए कह रहे हैं भाई
ठीक है, इकबाल खटक साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसके, वो कहते हैं द स्टेट इज मोर ब्रूटल देन नाउ देन बिफोर टॉलरेट हार्ड क्वेश्चंस, कि अब जो है वो ज्यादा सख्त किस्म की स्टेट हो गई है और अब ये ज्यादा सख्त किस्म के क्वेश्चंस को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की जमहूरियत को कमजोर करने के मुतरादिफ है। क्योंकि जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे ना, देखिए आप ये सोच रहे होंगे रूस भी तो तरक्की कर रहा है भाई, ऐसा ही है, आप ये सोच रहे होंगे चीन भी तो तरक्की कर रहा है कंट्रोल मीडिया से, लेकिन उनका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, जबकि हमारी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। हमारी गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसकी बात करते हैं, जाहिर बात है वो एक डिफरेंट है, क्योंकि जमहूरी है ना, तो या तो फिर उनका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हम अडॉप्ट करें सोशलिज्म कम्युनिज्म का, फिर हमें ये चीज सूट करती है, तो हम जो है वो जैसे कहते हैं ना आधा तीतर आधा बटेर, तो हम वो हिसाब कर रहे हैं, तो उस हिसाब से चीजें मुश्किल हो रही हैं। ठीक है, इसके अलावा पाकिस्तान में सेफ्टी के इश्यूज हैं, ये रिपोर्ट ये बता रही है, और मोस्ट डेंजरस जो है पाकिस्तान बन चुका है। और मई 2024 से अप्रैल 2025 तक की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से अगर यहाँ बात करें तो 5 जर्नलिस्ट जो है उनको कत्ल किया गया। ठीक है, 3 को सिंध के अंदर, 2 को केपीके के अंदर जो है वो कत्ल किया गया। इसी तरह से केपी जो है वो सबसे ज्यादा डेंजरस रीजन रहा, क्योंकि 22 थ्रेट्स मिले हैं या अटैक हुए हैं उनके ऊपर। ठीक है, 22 के करीब अटैक हुए। इसके बाद इस्लामाबाद 20 नंबर पे, दूसरे नंबर पे पंजाब 18 नंबर पे, जहां पे थ्रेट बहुत ज्यादा मिले हैं। अदर रीजन की बात करें तो बलूचिस्तान में 4, आजाद जम्मू कश्मीर में 1 केस जो है थ्रेट का सामने आया जहां पे खौफ है। और 82 मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं उनको फोर्स किया गया, उनको थ्रेट किया गया इस पूरे साल के दौरान। ठीक है, और 14 जो जर्नलिस्ट हैं उनको जो है वो लीगल केसेस फेस करने पड़े मुख्तलिफ चीजों के ऊपर, पीका लॉ के अकॉर्डिंगली सिर्फ बात हो रही है। ठीक है, जिनमें से 8 जो है वो अरेस्ट हुए और उनकी डिटेंशन भी हुई इसके ऊपर उनको लेके, जैसे आपने देखा जी असतूर हो गए, या फिर जो दूसरे हमें नजर आते हैं बहुत सारे, आपने देखा कि उनको पकड़ के ले जाया गया। तो ये चीजें हमें नजर आ रही है बहुत ज्यादा हैं। तो इससे हो क्या रहा है, अ श्रिंकिंग मीडिया स्पेस। एक तो डिसइंफॉर्मेशन जो है हम ये कह रहे हैं रुक रही है लेकिन बढ़ रही है। जेंडर गैप हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कम हो रहा है, कि हर मीडिया आउटलेट पे रिपोर्ट बता रही है कि भाई ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो ज्यादा मोर विजिबल है, वुमेन जर्नलिस्ट जो हैं वो ज्यादा विजिबल हो रही है, लेकिन फिर भी जेंडर डिस्पैरिटीज मौजूद हैं मीडिया के अंदर, उनकी कम सैलरी को लेके, बाकी चीजों को लेके। ठीक है, और इसी तरह से मीडिया का जो फ्रीडम है, असल में जो आजादी है वो श्रिंक हो रही है, उसके अंदर मुसलसल कमी आ रही है, और आने वाले टाइम के दौरान मजीद कमी आएगी, तो मजीद जाहिर बात है इससे खराब होंगी। ठीक है, तो इसको काउंटर कैसे किया जा सकता है, वो प्रपोजल्स देते हैं जी कि नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की जाए, कि डिफेंड किया जाए नेशनल मीडिया को। ठीक है, दूसरा क्या किया जाए, डिजिटल राइट्स को दोबारा से एक चार्टर के तहत बताया जाए कि भाई क्या चीजें राइट है क्या रॉन्ग है, बजाय इसके कि ये देखा जाए हुकूमतें क्या कहती हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है वो न्यूज काफी इंपॉर्टेंट थी, तो यहाँ पे इसको जो है